हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शंस 354, 354 ए, बी, सी, डी, 509। ठीक है, ये ए बी सी डी जो जनरली होते हैं ना, ये आपके सेक्शंस ना अमेंडमेंट के बाद ही आए होते हैं, तो इससे थोड़ा सा ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सेक्शन डील करते हैं आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन के से सेक्सुअल हरासमेंट, असॉल्ट, वॉयरिज्म, स्टॉकिंग। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि ये आउटरेजिंग मोडेस्टी क्या होता है। ये बेसिकली ये जो वर्ड्स है ना, ये आपके कहीं भी ना आईपीसी में डिफाइंड नहीं है, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेंगे आपके फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसिस पे कि कुछ ऐसे फैक्ट्स थे या सरकमस्टांसिस थे जिसने एक औरत की इज्जत को हानि पहुंचाई। ठीक है, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उसके मॉरल, सोशल या लीगल इथोस पे। ठीक है, या एक कंट्री के ट्रेडिशंस पे। जैसे एक हिंदुस्तान में औरतों के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो डेलिकेट होती हैं, बहुत जल्दी उनकी मोडेस्टी हैम्पर भी हो सकती है, हिंडर भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें ना आपके देश टू देश भी डिपेंड करता है, उसके मॉरल, सोशल, लीगल इथोस पे भी या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है। आउटरेजिंग ऑफ वुमेन्स मोडेस्टी विल अप्लाई टू ऑल क्राइम्स, मतलब ये सारे क्राइम्स पे डिपेंड करता है, मतलब अप्लाई करता है जो कि फॉल शॉर्ट ऑफ पेनिट्रेशन। मतलब क्योंकि वो अगर पेनिट्रेशन हो जाता है वो एक्ट उस टाइम आपका रेप बन जाता है, तो उससे पहले जो भी कोई भी एक्ट होगा उस पे आपका कहा जाएगा कि एक औरत की इज्जत को हानि पहुंची है, उसकी जो मोडेस्टी है उसको आउटरेज किया गया है। ठीक है, ये आपके ये जो अभी हमने सेक्शंस देखे 354, 354 ए बी सी डी, ये 509, ये सारे आपके डील करते हैं। अब हम इन्हें ना डायरेक्ट बेयर एक्ट से देखेंगे ये क्या कहते हैं। सेक्शन 354, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। इसके आपके इस फ्रेज में ही लिखा हुआ है कि असॉल्ट हो या आपने कोई फोर्स यूज़ करा है एक औरत के ऊपर इस इंटेंशन के साथ कि उसकी मोडेस्टी को आउटरेज करना है। ठीक है, whoever assaults और uses criminal force to any woman intending कि उसकी जो मोडेस्टी है वो आउटरेज हो जाएगी, या knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty, या उसे पता था कि मेरे एक्ट करने से उसकी मोडेस्टी आउटरेज हो सकती है, या तो मैंने डायरेक्ट कर ही दिया, मुझे पता था होगी ही होगी, या मुझे पता था कि शायद मेरे एक्ट को करने से इसकी मोडेस्टी आउटरेज हो सकती है। उन केसेस में अगर वो मैं कुछ कार्य करता हूँ ऐसा, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म, उसको सज़ा क्या मिलेगी, विच शैल नॉट बी लेस देन, जो 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए, या वो एक्सटेंड हो सकती है आपके 5 साल के लिए, और एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, मतलब 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, एंड उसको फाइन भी देना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं 354 के, कि एक जो वुमेन थी या तो असॉल्ट हुआ या क्रिमिनल फोर्स यूज़ हुआ। ठीक है, जो एक्यूज था उसका इंटेंशन था या उसे पता था कि उसकी जो है एक्ट जो है उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज करेगी। इसमें जो विमेन है वो किसी भी एज की हो सकती है, यंग और ओल्ड। ये जो ऑफेंस है आपका बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, एंड ट्रायबल किससे है, मैजिस्ट्रेट से। ठीक है, अब हम इसमें एक ये केस देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, रामदास वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। इसमें जो एक्यूज था ना वो एक ट्रेन के डब्बे में चढ़ा जहाँ पर ना 2 औरतें ऑलरेडी थी, मतलब उसका जो कंपार्टमेंट होगा ये बैठने वाला होता है ना, जैसे अगर मान लो उसका ये बर्थ है तो इस बर्थ पे 2 लेडीज़ ऑलरेडी बैठी थी। तो उसने वहाँ पर सोने का टाइम हो रहा था, रात हो रही थी, उसने अपनी पैंट उतार दी, और जब पैंट उतार दी तो नीचे उसके अंडरवेयर था, सिर्फ उसने अपना बर्थ पे लेटने के लिए, सोने के लिए कंफर्टेबल हो गया। ठीक है, ऐसा एक्ट उसका देख के औरतें उससे लड़ पड़ी कि ये क्या बदतमीज़ी है, ऐसे कैसे आप हमें हर्ट कर रहे हो, हमारी मोडेस्टी को आउटरेज कर रहे हो, और उन्होंने उसके ऊपर ना एलिगेशंस लगा के उसके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया। दूसरा ये भी केस फाइल किया कि हमें वो गंदी निगाहों से देख रहा था। ठीक है, अभी वैसे तो बेचारे ने सोचा कि भाई मेरे को सोना है तो मैं अपनी पैंट उतार के सो जाता हूँ, और उसने देखा ना देखा ये तो हम कह नहीं सकते क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव इशू है। ठीक है ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि दिस एक्ट ऑफ द एक्यूज्ड, कि भाई पैंट उतारना और अपने कंफर्टेबल होना
डज नॉट अमाउंट टू आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, क्योंकि एज गेटिंग कंफर्टेबल वाइल ट्रैवलिंग इज़ नॉर्मल, कि भाई उसने ट्रैवल करना था, उसे लगा रात भर सोना है, 7-8 घंटे आराम से सो जाता हूँ, तो वो नॉर्मल है, एक अपनी हैबिट होती है, उसने वहाँ पर भी चलो ये कर लिया। नेक्स्ट, स्टेयरिंग एट समवन इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड इट कैन बी इवन इन द माइंड, कि आपको लग भी रहा हो सकता है कि वो बंदा मुझे घूर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको घूर रहा हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखा ना, अपने फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, उसने ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जिससे उसकी मॉडेस्टी आउटरेज हो, तो इस वजह से इस वाले केस में रामदास को सज़ा नहीं हुई। अब नेक्स्ट है आपका रूपन देओल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक डिनर पार्टी में ऑन जुलाई 18, 1988 मिस्टर केपीएस गिल, जो क्या थे, डीजीपी थे पंजाब के, उन्होंने मिसेस बजाज, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर थी, उनको बोला कि खड़े हो जाएं और मेरे साथ आएँ। उसके ऊपर ना मिसेस बजाज ने बोला कि अभी मैं नहीं आना चाहती, मेरा मूड नहीं है। केपीएस गिल ने स्लैप्ड हर ऑन द पोस्टीरियर इन द फुल प्रेजेंस ऑफ गेस्ट्स, मतलब सारे लोगों के सामने उन्होंने उन्हें उनके पोस्टीरियर पे एक स्लैप मार दिया। पुलिस ने, अब मिसेस बजाज जो थी उन्होंने एक एफआईआर लगा दी, लेकिन पुलिस ने ना कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि अब डीजीपी के अगेंस्ट कौन एक्शन लेगा, ठीक है। जो हाई कोर्ट जो थी उसने भी क्वैश कर दी एफआईआर के भाई मैटर बहुत ही स्मॉल है, इसके कैसे हम कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जैसे वो सेक्शन 95 में आपके आईपीसी के दूसरे हमने आपके पीपीटी में बताया हुआ है कि टू ट्रिवियल जो ऑफेंसेस होते हैं उसका कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। तो हाई कोर्ट ने भी एफआईआर क्वैश कर दी कि चलो मार दिया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, स्लैपिंग अ वुमन ऑन हर पोस्टीरियर अमाउंटेड टू आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। ये एक्ट जो केपीएस गिल का था वो गलत था और उसने उनकी मोडेस्टी को आउटरेज किया, क्योंकि ये डिसरिस्पेक्टफुल था और फेमिनाइन डिसेंसी को सूट नहीं कर रहा था। मतलब एक औरत को कहीं पर भी मारना बहुत सारे लोगों के सामने, इतने हाई प्रोफाइल में, इतनी बड़े अफसर को शोभा नहीं देता, उसके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है, बेइज्जती की बात है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी मिस्टर केपीएस गिल को, एक डीजीपी ऑफ पुलिस को पंजाब के। सेक्शन 354A, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये 2 में ये देख लीजिए आपका कब आया है, ये एक्ट 13 ऑफ 2013, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 3/2/2013। ये आपको याद रखना होगा कि 2013 की अमेंडमेंट में ये एक्ट आया था, ठीक है। इस वाले एक्ट का आपका वो निर्भया वाले केस के बाद जो आपकी अमेंडमेंट्स हुई थी उससे ये फ़र्क पड़ा था, ये सारी अमेंडमेंट्स तब आई थी। ये क्या कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, कैसे, फिजिकल कॉन्टैक्ट या एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम और एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरचर्स, कि कोई भी ऐसा फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करना या कोई ऐसा एडवांसेस एक औरत की तरफ करना जो कि अच्छे नहीं लग रहे होते, या डिमांड करना सेक्सुअल फेवर्स के लिए, या एक औरत को पोर्नोग्राफी दिखाना उसकी इच्छा के बिना, या सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, मतलब जो चलते फिरते कुछ ऐसे लड़के बोल नहीं दे देते बुरी बुरी ईव टीजिंग, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो रिमार्क्स अगर कोई बोलता है तो वो गिल्टी होगा सेक्सुअल हरासमेंट के लिए, सेक्शन 354A के लिए। इसमें जो भी कोई पर्सन जो एक्ट करता है वो अगर क्लॉज 1, 2 और 3, 4 क्लॉजेस थे ना ऊपर, अगर 3 इनमें आता है तो उसकी जो पनिशमेंट होगी वो होगी शैल बी रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ, ठीक है। और अगर 4 वाले क्लॉज में आ जाता है तो आपकी क्या होगी, जो कि एक्सटेंड हो सकती है टू 1 year और विद फाइन और विद बोथ, मतलब या तो 1 साल की सज़ा या उसको फाइन भी हो सकता है या दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। अब ये वाला जो आपका सेक्सुअल हरासमेंट वाला प्रोविज़न है ना, ये आपका आया था एक तरह से विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जो कि वर्क प्लेस पर ना एक औरतों को एक प्रोटेक्शन देता है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी करे तो वो अपना कंप्लेंट कर सकती हैं, ठीक है। उन वाले केसेस के मतलब जो उन्होंने वहाँ पे गाइडलाइंस दी थी उनको लेते हुए इसने सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन दी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 354B, असॉल्ट और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू विमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, ठीक है, डिसरोब।
इसमें क्या है, अगर कोई किसी को कोई मतलब एक मैन एक औरत को असॉल्ट करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है उसके ऊपर, किस इंटेंशन से, विद इंटेंशन ऑफ डिसरोबिंग और कंपेलिंग हर टू बी नेकेड, कपड़े उतारने के लिए अगर कोई किसी को फोर्स करता है, उन केसेस में उस पर्सन को, एक मैन को पनिशमेंट क्या होगी, विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। मतलब 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है, साथ में उसको फाइन की भी भरना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 354B हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका 354C, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वॉयरिज्म। ये क्या है कि अगर कोई आदमी वॉचेस या एक औरत की इमेज को कैप्चर करता है जो कि किसी प्राइवेट एक्ट में है, प्राइवेट एक्ट मतलब जहाँ पर शी वुड यूजुअली हैव द एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड। अब आप बाथरूम में हो या अपने कमरे में हो, कहीं पे भी, या ट्रायल रूम में हो, तो आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते ना वहाँ आपको कोई देख रहा होगा। अब वहाँ ये सोचते हो ना कि आप वहाँ अकेले ही हो। अगर कोई आदमी वहाँ पर छुप कर आपको देख रहा है या आपकी फ़ोटो खींच रहा है, तो उस पर्सन को ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, अगर वो पहली बार पकड़ा जाता है, तो उसे क्या सज़ा होएगी, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 year बट विच मे एक्सटेंड टू 3 years और एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और अगर वो दोबारा ये फिर से एक्ट करता है कि पहले उसे सज़ा हो चुकी और वो फिर से यही काम कर रहा है, एक गंदे काम कर रहा है, तो उसको क्या सज़ा होगी, 3 से 7 years विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। अब देखिए ये क्या कहता है, फॉर द एक्सप्लेनेशन जो होती है ना, वो बेसिकली आपके सेक्शन को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखी जाती है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन प्राइवेट एक्ट इंक्लूड क्या होगा, एक्ट ऑफ वॉचिंग कैरिड आउट इन अ प्लेस, कि भाई आपके पास प्राइवेसी होगी जहाँ पर एक विक्टिम के मतलब एक औरत के जेनिटल्स पोस्टीरियर और ब्रेस्ट आर एक्सपोज्ड, और वो सिर्फ अंडरवेयर में है और अपने बाथरूम में है, और कोई वो ऐसा सेक्सुअल एक्ट कर रही है जो कि वो जनरली पब्लिक प्लेस में नहीं करेगी। अगर वो कोई भी ऐसा एक्ट कर रही है तो हम उसे प्राइवेट एक्ट मानेंगे। यहाँ पर जो आपका प्राइवेट एक्ट दिया हुआ है, इसको हम मानेंगे कि अगर वो ऐसा कोई भी कार्य कर रही है जहाँ पे वो उम्मीद नहीं करती कि कोई भी आदमी होगा या कोई और भी पर्सन होगा, उस टाइम पर उस एक्ट को वॉयरिज्म कहते हैं। अगर वो वहाँ पर देखता है या उन कार्य को करते हुए वो आदमी उस औरत की फ़ोटो खींचता है या वीडियो बनाता है, तो वो वॉयरिज्म है। वेयर द विक्टिम कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ इमेजेस और एनी एक्ट बट नॉट टू देयर डिसेमिनेशन। ठीक है, उस केसेस में अगर वो बंदा डिसेमिनेट कर देता है, बाहर निकाल देता है, वायरल कर देता है, तो वो ही माना जाएगा कि उसने वॉयरिज्म किया। जैसे MMS लीक हो जाते हैं, ठीक है, लड़के ज़्यादा कभी कभी ऐसे ही डिंगे हाँकने के लिए फ़ोटोज़ दिखा देते हैं, वो वायरल हो जाती हैं, या वीडियोज़ लीक कर देते हैं। कभी कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे की फ़ोटो खींच लेते हैं, लेकिन रिवेंज में ऐसी प्राइवेट फ़ोटोज़ को रिवील कर देते हैं, तो ऐसे केसेस में वो वॉयरिज्म माना जाता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है उसमें भी आपका वॉयरिज्म डिफाइंड है, लेकिन वहाँ पर ना आपका वो मेन और विमेन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। इंडियन पीनल कोड में सिर्फ ये आपके विमेन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वॉयरिज्म बेसिकली ये हो गया कि जब कोई आदमी ना किसी को कोई प्राइवेट एक्ट करते हुए अपनी सेक्सुअल ग्रैटिफिकेशन को फुलफ़िल करता है, अपने लस्ट को फुलफ़िल करता है ना, वो वॉयरिज्म के एक्ट्स होते हैं। और पीछे आपने एक बहुत फेमस एक केस भी हुआ था, स्मृति ईरानी ने भी पकड़ा था कि स्टोर रूम मतलब एक स्टोर में ट्रायल रूम में उन्होंने वीडियो कैमरा लगाया हुआ था, वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही थी एक औरतों के कपड़े चेंज होते हुए, वो कपड़े जैसे चेंज करती हैं, ट्राई करती हैं, तो वो भी आपका वॉयरिज्म में ही आता है। नेक्स्ट है आपका स्टॉकिंग। Any man who follows a woman or contacts or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly
डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन, मतलब एक आदमी एक औरत को बार बार फॉलो करता है, जैसे पीछे लड़के लग जाते हैं, आदमी लग जाते हैं, या उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, जबकि उस औरत ने बता दिया कि भाई मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आपसे दोस्ती करने का या आपको स्टॉक करवाने का, प्लीज़ आप मुझसे दूर हो जाइए, ठीक है। या एक मॉनिटर करते हैं उसका यूज़, इंटरनेट पे वो क्या कर रही है, या ईमेल पे, या किसी भी और तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में वो क्या कर रही है, अगर उसे मॉनिटर करते हैं, जैसे फेसबुक पे भी स्टॉकिंग होती है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे अभी हम स्टॉकिंग कहते हैं। एक बहुत पहले एक केस हुआ था दिल्ली के ब्रिज पर, एक लड़की को ना एक आदमी बहुत सालों से फॉलो करता था, वो उससे शादी करना चाहता था, करते करते उसकी स्टॉकिंग इतनी हद तक बढ़ गई कि उसने वहाँ ब्रिज पर उसे गोली मार दी थी, क्योंकि वो लड़की उससे कोई भी रिलेशन या उससे कोई भी दोस्ती करना ही नहीं चाहती थी। ऐसे रैंडम थोड़ा ना कि आप पीछे लग जाओगे तो आपसे किसी को प्यार हो जाएगा या कुछ भी, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती है, मतलब किसी के भी पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आपको अगर इंटरेस्ट है किसी से तो एक बार आप उससे पूछ लीजिए, अगर वो उसके बाद ना कर देता है तो नो मीन्स नो, मतलब पिंक मूवी का वो जो नो मीन्स नो है, मतलब लिटरली लड़की की ना में ना ही होती है, हाँ नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी एक्ट करता है कोई भी पर्सन तो उसे स्टॉकिंग कहते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग इफ द मैन हु परसूड इट प्रूव्स, कि वो एक्ट स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा अगर वो आदमी वो प्रूव कर देता है कि वो इसलिए स्टॉक कर रहा था प्रिवेंट करने के लिए या कोई क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, और उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस काम को प्रिवेंट करने के लिए या क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, या किसी लॉ में या कोई ऐसी कंडीशन उसके ऊपर लगाई गई थी जिसको उस लॉ के अंडर, जैसे मान लो कभी किसी कोई बॉडीगार्ड को लगा दिया जाता है कि भाई मेरी बेटी का ध्यान रखना है, या कोई भी ऐसा काम अगर वो कर रहा होगा तो उन केसेस में उसे स्टॉकिंग नहीं माना जाता। इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसिस सच कंडक्ट वॉज रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, अगर ऐसा कोई वो कर रहा है तो उन केसेस में उसका कंडक्ट रीजनेबल एंड जस्टिफाइड माना जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कन्विक्शन पे अगर मतलब जब पहली बारी उसे पकड़ा जाता है तो उसे कितनी सज़ा होएगी, जो कि 3 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। और सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे उसकी जो सज़ा है वो 5 साल तक बढ़ सकती है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। इसमें जो है बेसिकली अगर आप किसी को कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, उसको पीछे पीछे पड़ जाते हो ना, वो मतलब बहुत ही गलत और ना एक थ्रेटनिंग हो जाता है लड़कियों के लिए, मतलब वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता है। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन 509, वर्ड, कोई ऐसा जेस्चर या कोई ऐसा एक्ट जो कि इंटेंशन है जिसकी टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, वो भी पनिशेबल एक्ट है। कुछ भी ऐसा एक्ट करना, वर्ड करना या जेस्चर करना गंदे गंदे, वो भी एक वुमेन की मोडेस्टी को आउटरीच करते हैं। whoever intending to insult the modesty of a woman अटर करता है कोई वर्ड या कोई साउंड निकालता है या जेस्चर, जैसे सड़क पे खड़े कुछ भैये करते हैं, या कभी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें जो अच्छी नहीं लगती, जो आप नहीं सुनना चाहोगे, ठीक है, बाय सच वुमेन, वो उसकी इंट्रूड करती है प्राइवेसी में, और उस एक्ट को आपका शैल बी पनिश्ड विथ सिंपल इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पे देख लीजिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट था, ऊपर रिग्रेस था, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड विद ऑल्सो फाइन, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा एक्ट जो कि एक औरत की मोडेस्टी को हर्ट करेगा, वो सारे के सारे आपके आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन में कंसीडर किया जाता है। अब ये आपका एक लास्ट पॉइंट है। सेक्शन 509 में हमने देखा कि ना उधर इंटेंशन होना चाहिए था उस वर्ड के पीछे, एक्ट के पीछे, जेस्चर के पीछे, लेकिन 354D जो है, जिसमें एक बंदा एक औरत को स्टॉक कर रहा होता है या कोई एक्ट करता है या बोलता है उसके पीछे पीछे, इस एक्ट के आने से ना, इस 354D सेक्शन के आने से ना, जो डिफ़िकल्टीज़ हम फेस कर रहे थे 509 में, क्योंकि ना एक ये थोड़ा सा नैरो प्रोविज़न था, अब इसे बहुत वाइड कर दिया गया 354D की वजह से। इसमें वो आपको इंटेंशन या रीज़न चाहिए ही नहीं है। अगर आप किसी को पीछा कर रहे हो, ठीक है, वो अपने आप में ही गलत हो जाता है बिना किसी रीज़न के, क्योंकि एक बंदे को अगर आप फॉलो कर रहे हो बार बार, चाहे आप उसे हार्म कर रहे हो या नहीं, या फिजिकल थ्रेटन कर रहे हो, वो अपने आप में ही ना माइंड पे बहुत प्रेशर क्रिएट कर देता है। तो इस वजह से वो स्टॉकिंग जो है एक अपने आप में एक एक्ट बन गया, एक ऑफेंस बन गया, और वहाँ पे पनिशमेंट हो जाती है। तो 509 का जो छोटी बहुत हमारी डिफ़िकल्टीज़ थी एडजस्ट करने के लिए कि मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन आउटरीच हो रही है नहीं, वो आपकी 354D भी कवर कर लेता है।
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक